वेलकम इन 10 मिनट बायोलॉजी। आज का टॉपिक है बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक दूसरे के साथ और साथ ही साथ अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड किया हुआ है या इंटरेक्टेड है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इन द इकोसिस्टम। जैसे जैसे सोच के देखिए, सबसे बॉटम पे क्या होगा? ग्रास और हर्ब। ग्रास और हर्ब सबसे बॉटम पे होगा। श्रब वगैरह जो है वो कहाँ पे होगा? जो श्रब है वो थोड़ा ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे होगा। ठीक है। जो लार्ज ट्री है वो सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे होगा। तो देखो, ट्री टॉप वाले वर्टिकल स्ट्रेटा बनाएंगे, श्रब सेकंड लेयर पे आ गया, हर्ब थर्ड लेयर पे आया है, और हर्ब और ग्रासेस ऑक्यूपाइंग द बॉटम लेवल पे भी हो सकती है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम बाय द प्लांट या प्रोड्यूसर बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये दो प्रकार का होता है, एक ग्रॉस एक नेट। फोटोसिंथेसिस द्वारा जो टोटल ऑर्गेनिक बायोमास बना फोटोसिंथेसिस द्वारा, उसको बोलते हैं जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से रेस्पिरेटरी लॉसेस या मेटाबॉलिक लॉसेस को घटा दिया जाए तो एनपीपी बन जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती है, और जब कंज्यूमर इसे लेगा तो नया बायोमास बनाएगा, तो यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डेट्राइटस क्या होता है? डेड मैटर को डेट्राइटस कहते हैं, जैसे पत्तियां, ट्विंक्स, एनिमल रिमेन्स, ये सारे डेट्राइसर्स होते हैं। जो इनको खाते हैं उनको डेट्रीवोर्स बोलते हैं। और खा करके ये इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देते हैं, जैसे अर्थवर्म, टर्माइट और बी वगैरह, ये सारे होते हैं। ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके का होने वाला एक बदलाव है, जिसमें एक टाइप की कम्युनिटी दूसरी टाइप की कम्युनिटी में बदल जाती है। एक टाइप की प्लांट कम्युनिटी का दूसरी टाइप की प्लांट कम्युनिटी में रिप्लेस हो जाना ओवर द टाइम, यही कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे आखिरी में बनता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी सबसे स्टेबल होती है, फाइनल बायोटिक कम्युनिटी होती है। ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में परफेक्टली सेटल हो जाता है। और सबसे कॉमन टाइप की होती है कम्युनिटी मीजोफाइट, यानी कोई भी सक्सेशन कहीं से भी स्टार्ट हो खत्म होगा मीजोफाइट में, क्योंकि नेचर को ना तो बहुत ड्राई पसंद है और ना ही बहुत वेट। ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ये 5 स्टेप में होता है: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनको, यानी डेट्राइटस, उनको पहले स्मॉल पार्टिकल में तोड़ दिया जाएगा। कौन तोड़ेगा? डेट्रीवर्स। डेट्रीवर्स जैसे अर्थवर्म, टर्माइट, आंट वगैरह, ये सारे होते हैं। लीचिंग क्या होता है? वाटर सोलुबल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो मिट्टी में इतना नीचे चले जाते हैं कि अब वो एक अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं लीचिंग। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है बैक्टीरिया और फंजाई जो कि डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, वो एंजाइम निकालते हैं। ये एंजाइम डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देता है, इसी को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस। ठीक है। उसी को बोलते हैं ह्यूमस, और इस ह्यूमस के बनने की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ह्यूमस में बहुत स्लो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, मिट्टी के उपजाऊ नेचर को बढ़ा देता है। मिनरलाइजेशन सबसे आखिरी स्टेप होता है, इसमें भी माइक्रोब्स भाग लेते हैं, जिससे सारे के सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाहर आ जाते हैं। तो ये देखिए, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन चलता है, फिर मिनरलाइजेशन चलेगा। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बन जाएगा, मिनरलाइजेशन में मिनरल्स अलग हो जाएंगे, जैसे CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करती है, जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। इसमें क्या होगा? अगर डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन रिच है तो स्लो होगा, और अगर अगर नाइट्रोजन कंपाउंड और वाटर सोलुबल सब्सटेंस या शुगर है तो फास्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। क्लाइमेटिक फैक्टर में वार्म और मॉइस्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा इसको पसंद है, वार्म और मॉइस्ट कंडीशन। लेकिन अगर आपने तापमान को घटा दिया या एनएरोबिक कंडीशन पैदा कर दी तो डिकम्पोजिशन इनिबिट हो जाएगा। एनर्जी फ्लो क्या होता है? किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जरूर होना चाहिए। प्रोड्यूसर जो भी टोटल लाइट होती है, टोटल लाइट अगर 100% है सनलाइट, तो उसका लेस देन 50% पावर होता है। पावर यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसका 2 से 10% टोटल यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। तो ये लिखा है कि प्लांट कैप्चर्स 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी पावर। ठीक है। उसी से फोटोसिंथेसिस करता है, और हमेशा फ्लो एनर्जी का यूनिट डायरेक्शनल होता है, मतलब सन से प्रोड्यूसर की तरफ और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ और कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर की तरफ। और हमेशा हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी फ्लो होता है, यानी ऊपर जाने पे एनर्जी 90% लॉस हो जाती है, केवल 10% ही पहुंच पाती है। GFC क्या होती है? जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर जाएगी। DFC क्या होती है? डेट्राइटस फूड चेन। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इसमें भाग कौन लेगा? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का एग्जांपल है फंजाई और बैक्टीरिया। और लिखा हुआ है ये अपनी एनर्जी जो होती है ये इन्हीं के डिकम्पोजिशन से प्राप्त कर लेते हैं, डेट्राइटस से प्राप्त कर लेते हैं। और डिकम्पोजर्स में
को सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड हो जाए तो उसको फूड वेब बोलते हैं। जैसे कुछ जगहों पे डीएफसी और जीएफसी जुड़ जाती है, उनको जोड़ता कौन है, कॉकरोच और क्रो। 10% लॉ आपको बता ही दिया, जब किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो 10% एनर्जी ही फ्लो करेगी, और ये लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, अमाउंट ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा किसी भी इकोसिस्टम में उसे स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। जबकि अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर या बायोमास इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एट ए गिवन टाइम, अगर लिविंग बायोमास की बात करेंगे तो स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। इट इज मेजर्ड द मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इन द नंबर ऑफ यूनिट एरिया, या तो बायोमास देखेंगे या तो नंबर देखेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये देखिए, ये है ग्रासलैंड का इकोसिस्टम नंबर का, अपराइट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट, ये क्योंकि एनर्जी हमेशा इधर से इधर जाती है और 10% ही पहुंच पाती है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होगा, बायोमास का टेरेस्ट्रियल में देखिए ऐसा आ रहा है और एक्वेटिक में ऐसा आएगा, ठीक है। एक्वेटिक में इन्वर्टेड आ रहा है और जबकि टेरेस्ट्रियल में ऐसा आएगा। सिंगल ट्री का नंबर का अगर हम लोग बायोमास देखें तो ट्री है एक, उस पर इंसेक्ट हैं बहुत सारे, उस पर इंसेक्ट है मान लो 50, और फिर बर्ड को देखोगे तो 20 होंगी, तो ये हो जाएगी स्पिंडल शेप। लेकिन अगर हम लोग यहाँ तक देखें बर्ड को ना लें तो फिर ये हो जाएगा इन्वर्टेड। ये सिंगल ट्री का नंबर का है, एनसीईआरटी में पूछा गया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब जानते हो कि ये बहुत स्लो होता है, फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज होता है स्पेसीज कंपोजिशन में, किसी भी गिवन एरिया में होता है, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। और जो सबसे पहले, जो भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले वहाँ ग्रो करेगा उसको बोलते हैं पॉइनियर, जो बीच में होगा उसको बोलते हैं सीरल, ठीक है, और जो लास्ट में होते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। The entire sequence of community that successively change in the given area is called as सीरी लगाते हैं, ठीक है। फाइनल और स्टेबल वाली को हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा हमने बोला था क्लाइमैक्स, ठीक है, बता चुका हूँ। फिर ये देखिए जैसे जिरार्च, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, बेयर रॉक एरिया से होगा, फिर लाइकेन या मॉस ग्रो करेंगे तो इनको पाइनियर बोल दिया गया। फिर एनुअल हर्ब होगा, फिर पेरिन्यूअल हर्ब होंगे, फिर स्क्रब ट्री होगा, फिर उसके बाद पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा। हमेशा क्लाइमैक्स पे बीजोफाइट या फॉरेस्ट बनता है, तो ये पूरा दिखाया गया है। फिर इसी तरह से हाइड्रार्च में क्या होगा, पानी से स्टार्ट होगा और ये जंगलों पे खत्म होगा। तो पानी में सबसे पहले क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन जो कि पॉइनियर था, फिर सबमर्ज प्लांट, फिर सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट, फिर रीड स्वैम्प स्टेज, फिर मार्स मीडो स्टेज, फिर स्क्रब स्टेज, फिर फॉरेस्ट यानी कि बीजोफाइट, ये यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी का है। प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, अगर पहले कहीं पे कोई भी पौधा वगैरह नहीं पाया गया तब उस जगह पे स्टार्ट हो तो बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि वहाँ मिट्टी नहीं बनी थी तो बड़ा स्लो होता था। लेकिन सेकेंडरी में सक्सेशन क्या होता है, जहाँ पे पहले कभी पौधा रहा हो, उस एरिया में हो जहाँ पहले कभी नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी रही हो और डिस्ट्रॉय हो गई हो, जैसे जंगलों में आग लगने के कारण डिस्ट्रॉय हो गई, कोई लैंड हम लोग ने बेकार कर दी, डिफॉरेस्ट कर दी तब हो गई, या बाढ़ आ जाए तब होगा। और सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है क्योंकि मिट्टी पहले ही बन जाती है, ठीक है ना। प्रीवियस क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सेकेंडरी सक्सेशन डिपेंड करता है प्रीवियस क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय बाय द फायर, फ्लड, और कोई भी फ्लूड आ जाए वहाँ पे जो वहाँ पहले नहीं था। ग्रासेस और पॉइनियर कम्युनिटी पर डिपेंड करता है, ग्रासेस और श्रब पर डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट कम्युनिटी पर डिपेंड करता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। 2 प्रकार की होती है, गैसियस, सेडिमेंट्री। गैसियस में क्या होगा, रिजर्वायर एटमॉस्फेयर होगा, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, CO2 साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल। और इसका रिजर्वायर कौन होगा, अर्थ क्रस्ट, जैसे फास्फोरस और सल्फर। सल्फर एक्चुअली दोनों में आता है, इसमें भी आता है इसमें भी आता है, इसलिए फास्फोरस इज द बेस्ट ऑप्शन। कार्बन साइकिल क्या होगा, अकर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारा कार्बन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में आ जाता है बाय द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। डिकम्पोजिशन द्वारा भी CO2 ही मिलता है। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर और कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी, सबसे CO2 निकलता है। इस CO2 को पौधा O2 में बदल देता है। इस प्रकार साइकिल चलती रहती है। फास्फोरस साइकिल में सेडिमेंट्री साइकिल बोलेंगे, इसमें रॉक्स होती हैं, रॉक्स इज द सोर्स ऑफ फास्फोरस और फास्फेट के फॉर्म में लिया जाता है। कार्बन और फास्फोरस साइकिल में क्या अंतर है, इसका एटमॉस्फेरिक इनपुट इज मोर, इसका एटमॉस्फेरिक इनपुट कम होगा क्योंकि सेडिमेंट्री साइकिल है। इसमें एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज हाई होगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज निग्लिजिबल, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग ने ये कर लिया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।